हेलो एवरीवन, हेलो। सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बताइए, आवाज़ क्लियर है? वॉइस क्लियर, ऑडिबल, विजिबल? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। सो अपनी क्लास को स्टार्ट करें हम अब। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है एंड दैट इज़ द एनसीईआरटी एमसीक्यूज। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज। तो जल्दी से बता दो, आवाज़ क्लियर है, विजिबल है, ऑडिबल है, सब कुछ ऑल सेट है? यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो जल्दी से जल्दी जहां पे भी आपको ये क्लास शेयर करके आनी है, आप फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को और हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़े, ठीक है? वॉइस क्लियर है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपने बोल ही दिया है। अदरवाइज मैं हमेशा क्लास चेक करता होता हूँ कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है तो ठीक है, आ रही है आवाज, ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, हाँ ऐसे सही लगता हूँ ज्यादा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार। ओके, और ये हमारी एनसीईआरटी की जो मैराथन क्लास है वो है क्लास नंबर 1। और ऐसी ही एनसीईआरटी की जो मैराथन्स हैं हम और भी डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके की मैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, और एक कॉमन क्लासेस भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मैं अब से उस पर इस तरीके से लिखवाने लग गया हूँ सो डैट आपको कल को कोई दिक्कत ना हो कि एनसीईआरटी की क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जनरल मैराथन्स जो हो रही हैं आपकी 100 बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज में लेके चलता हूं हर सैटरडे जो हम करते हैं, आज मैंने ये कर ली, बट अदरवाइज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वो चीजें पता चलती चली जाएंगी कि हाँ आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्लास की जो मैराथन क्लास होती है आपको पता है कि प्लेलिस्ट में जाके आपको नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल क्लासेस, वहां पे सारे लेक्चर्स की कोई भी मैं लेक्चर लेता हूं वहां पे हर तरीके की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां पे आप वो चीजें नजर आ जाएंगी आप लोगों को कि हाँ कौन सी क्लास किस में अपलोड हो रही है, प्रॉपर तरीके से वो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। तो आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के 50 एमसीक्यूज, बढ़िया वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और प्लस ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से मैंने निकाले भी हैं, प्लस ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम जनरली जो होते हैं ना पढ़ते हैं, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये क्वेश्चन जो है छोड़ जाते हैं, तो ध्यान से समझ के पढ़ना है। ओके, तो इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहां पे हमेशा कनेक्ट रहें, मैं हमेशा आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता आप लोगों को, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के साथ यहां पे कनेक्ट रहना है हमेशा। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी क्लासेस, लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ मैं यहां पे शेयर करता हूं, तो आप यहां पे कनेक्ट रहें हमेशा मेरे साथ, ठीक है? और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए, वो भी इसमें है। और दूसरी बात यह है, जो घटना चक्कर की हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, बीच में मैंने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप सर मैराथन से डिस्कस कर दो, उसकी भी मैराथन डिस्कस कर दो, तो उसकी मैराथन जो होगी घटना चक्कर वाली वो मंडे को आएगी, तो मिस मत करो कोई भी क्लास को। मेरी जो क्लासेस होती हैं आपको पता है कि जो एमसीक्यूज मैं लेके चलता हूं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रॉपर निचोड़ वाले, ठीक है? तो ध्यान से समझ के आपको करना है। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, कोई भी डाउट है कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे यहां पे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन सिंपल लगेंगे मैं बता रहा हूं, लेकिन वो सिंपल नहीं होंगे। समझ में आया? क्वेश्चन आपको सुनने में देखने में लगेंगे सिंपल, लेकिन ध्यान रखें कि वो क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको जी। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये तुम लोगों को पता होगा कि हम जो है
एआई बात करते रहते हैं, एआई चल रहा है, एआई चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। लेकिन आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एंड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करी जाए कंप्यूटर के तो वो है चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर आपको याद होगा, एक प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था रेस 2020, और ये स्टार्ट किया था नीति आयोग ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था, माइटी ने स्टार्ट किया था, माइटी एंड नीति आयोग ने, दैट इज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट। ये चीज स्टार्ट करी गई थी, समझ में आया? तो ये चीज जो है आपकी नीति आयोग और माइटी ने स्टार्ट करी थी, एंड दिस इज फॉर अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझ के, राइट टू प्रिवेसी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। राइट टू प्रिवेसी जो है वो हमारा एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का। मतलब राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी मतलब आपको आजादी है। तो आपको पता है, याद होगा आपको, आर्टिकल 19 से 22 जो आपके हैं वो है राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल हैं। उसमें आपका एक पार्ट आता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला, वो है आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत फ्रीडम गारंटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज गिवन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 की अगर मैं बात करता हूं वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और फंडामेंटल राइट्स की जो भी बातें हैं हमने कहां से बोरो करी हैं? यूएसए से बोरो करी हैं, ये याद रखें। ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आर्टिकल 14 लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? दैट इज राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसी के लिए अनटचेबिलिटी का एक्ट भी था आपका। अनटचेबिलिटी एक्ट जो है वो है 1955, बाद में उसको हमने कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, दैट इज 1976 का, ये ध्यान रखना है। 24 क्या कहता है? अगर हम बात करें कि हम किसी बच्चे से जो है फोर्सफुली लेबर नहीं करवा सकते, चाइल्ड लेबर का पॉइंट है आपका, दैट इज आपका आर्टिकल 24। ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जी, यहां पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आ रही है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किसने किया था? देखिए, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? जो जीनोम होता है, जहां पे आपकी सारी की सारी जो जीन्स हैं वो आपकी एक जगह पे हैं, जीनोम में हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ भी मिस इंफॉर्मेशन हो जाए, एक जो चीज है वो दूसरी जगह के साथ लग जाए, दूसरी तीसरी की जगह पे लग जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट इज मतलब मिस इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जीन्स में। उसको सही करने के लिए हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमने जो है प्रॉपर तरीके से प्रावधान या हमने ये चीज डिस्कवर करी थी। अब इस चीज को डिस्कवर किसने किया था? वो किया था दैट इज सर एलेक्स जेफरी ने। ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, जेफरी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको पता है इसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, और डीएनए हमारी ह्यूमन बॉडीज में है, तो ऑब्वियसली बात है। और एक्चुअल में इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड दो तरीके के हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। ओके, अब डीएनए जो है वो एक्चुअली किसने पहली बार ढूंढा था? वो है जी आपका फ्रेडरिच मिशर। अब आप कहेंगे कि यार ये तो नाम पता नहीं है, हमें तो क्या पढ़ा है? हमने तो पढ़ा है वॉटसन एंड क्रिक पढ़ा हुआ है, सबको पता होगा वॉटसन एंड क्रिक। तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने एक्चुअली डीएनए के बारे में हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एंड दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। समझ में आया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां पे जब हमने बात करी थी न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर, और थर्ड है आपका फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आया? ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन
बढ़िया, जबरदस्त वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन पढ़िए और बताइए। रिगार्डिंग द मनी बिल, इनमें से स्टेटमेंट क्या है, कौन सी करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पहले तो वहां पे एक चीज देखा करो, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, उसको सर्कल कर लिया करो, तो उससे आपको चीजें और भी क्लियर होती हैं। तो यहां पे देखिए जी क्या कहता है, ए बिल शैल बी डीम्ड टू ए मनी बिल। पहली बात तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज मनी बिल। मनी बिल जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 110 में लिखा गया है, और एक बिल जो होता है मनी बिल तब कहलाता है जब इसके ऊपर स्पीकर के साइन हो जाते हैं। ओके, स्पीकर के साइन। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, किसकी परमिशन से? परमिशन किसकी लगती है? प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है आपकी। ओके, राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी। राष्ट्रपति ने जब बोल दिया कि हाँ ले आओ तो ले आओ, तो लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आके राष्ट्र स्पीकर उस पर साइन, दैट मींस वो मनी बिल बन गया। अब ये मनी बिल जो है 14 दिन के अंदर अंदर पास करना जरूरी होता है, ये मनी बिल की खासियत है। एक मनी बिल जो होगा लोकसभा में आया तो लोकसभा ने लेट सपोज कि पहले दिन ही पास कर दिया, फिर जाएगा वो राज्यसभा में। राज्यसभा में लेट सपोज उसने 13 दिन के लिए अपने पास रखा, तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, दैट मींस ऑटोमेटिकली पास। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा ने कुछ चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए, जब चेंजेस कर दिए तो दोबारा से लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा की मर्जी है उन चेंजेस को माने या ना माने। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती मनी बिल के केस में, सारी पावर किसकी है? लोकसभा की। अब इस मनी बिल में होता क्या है? व्हाट इज मनी बिल? एक्चुअली होता क्या है? मनी बिल में कोई हमने टैक्स लगाया हो, बढ़ाया हो, घटाया हो, उसके बारे में लिखा होगा। नंबर 2, अगर सैलरीज की बात करी जाए, जितने भी हमारी प्रोमिनेंट पर्सन हैं उनकी सैलरीज वगैरह वो भी इसमें लिखी होती हैं। प्लस अगर मैं कहूं लोन्स, किसी कंट्री के लोन चुकाया, हमारे पास आया, इंटरेस्ट हमने पे किया, इंटरेस्ट हमने दिया, वो भी मनी बिल का पार्ट होता है। या कोई भी खर्चा जो हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला हो, भारत की संचित निधि से अगर हमने पैसा निकाला हो, वो भी इसमें आएगा। आर्टिकल 266(1) में देखने को हमें मिलता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आया आप लोगों को? तो जो भी खर्चा होगा पार्लियामेंट से होकर निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला कोई भी खर्चा होगा। तो यहां पे ये सारी चीजें, जहां हमारी जुडिशरी के ऊपर खर्चा, कस्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी किसके पास है? जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। तो इसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा तो अगेन सब कुछ जो है यहां पे चीजें लिखी होंगी। ठीक है, तो नाउ अब बताइए जी इसका ऑप्शन क्या बनेगा कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। नंबर 1, a bill shall be deemed to a money bill if it contains only the provision relating to the imposition, abolition, remission, alteration और regulation of tax। लगाना, बढ़ाना, घटाना, खत्म करना, ये आपका लिखा होता है। दूसरा, a money bill has the provision for the custody of the consolidated fund of India और the contingency fund of India। बिल्कुल जो भी कस्टडी होती है वो मनी बिल के अंतर्गत लिखी होती है। Number 3, a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India। Out of the contingency fund of India, हमारे देश में कॉन्टीजेंसी से पैसा नहीं आता, ये ध्यान रखना है। यहां पे कॉन्टीजेंसी वाला जो होता है वो इमरजेंसी वाला फंड होता है, ये याद रखें। और कॉन्टीजेंसी फंड वाला पैसा होता है राष्ट्रपति के पास। तो जितना मैंने तुम्हें बताया, यहां पे क्या कह रहा है कि ऐसा बिल जिसकी प्रोविजन, ऐसी कोई प्रोविजन जो कस्टडी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की और कॉन्टीजेंसी की, वो यहां पे होता है। लेकिन अगर हम वहां से पैसा निकाल रहे हैं, कॉन्टीजेंसी से पैसा निकाल रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, मनी बिल का कोई लेना देना नहीं होता उसमें। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो लिखा होता है आर्टिकल 267 में लिखा होता है। नंबर 4, A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving any guarantee by the government of India। Yes, ये भी हो गया, मैंने जैसे तुम्हें बताया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहां पे? इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहां पे। यू गॉट माई पॉइंट? यस, यू गॉट माई पॉइंट? यस, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आओ जी आगे, ये मनी बिल आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो चीज है, मिनरल है, वो आपका नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स नहीं है? नॉट पूछ रहा है, और वो क्या पूछ रहा है? नॉट सिलिकेट, मतलब सिलिका। अब यहां पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार मैंने तो ये ऑप्शन ही नहीं पढ़ी, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है कि जो बॉक्साइट होता है
बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की क्या है, ओर है, तो इसका मतलब सिलिका का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सीधा डी आंसर टिक करेंगे। हमें बाकी चाहे पता है चाहे नहीं पता, बॉक्साइट तो बच्चा बच्चा याद करके जाता है कि बॉक्साइट और कोरंडम ये दो ऐसी ओर्स हैं जो किसकी हैं, आपकी, दैट इज आपकी बॉक्साइट की है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। यस, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये सिलिकेट नहीं होता। यहां पे देख लीजिए, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है लिखे हुए हैं, ये पीडीएफ जो मैं डालता हूं, ये पीपीटी की पीडीएफ में डालता हूं, उसमें देख लिया करो। ये क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे ब्राउन जो है ये आपका हेमेटाइट है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रेड हेमेटाइट इज एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड, जिंकाइट इज जिंक ऑक्साइड। तो दीज आर द ओर्स। अब जो हमने सिलिकेट्स की बात कर रहे थे वो यहां पे हैं, ये ध्यान रखें। यहां पे जो ऑप्शन में था, यहां पे देखो माइका ऑप्शन में था, ये भी सिलिकेट है, फेल्ड्सपार ऑप्शन में था, ये भी सिलिकेट है, जियोलाइट ऑप्शन में था, ये भी सिलिकेट है। आपको पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि जो माइका है वो फाइलोसिलिकेट है, टेक्टोसिलिकेट जो है वो आपका फेल्ड्सपार और जियोलाइट है, ये कभी नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि बॉक्साइट जो है वो सीधा सीधा ऑप्शन था। लेकिन अगेन मैं यहां पे सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं कि अगर बाई चांस एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि पायरोक्सिन जो है, ये टॉर्मेलाइन जो है, एपिडोट जो है, ओलिविन जो है, गार्नेट जो है, जरकॉन जो है, ये आपका एम्फीबोल है, क्वार्ट्ज है, ऑल दीज आर द सिलिकेट्स, ऑल दीज आर द सिलिकेट्स। अगेन मैंने तुम्हें क्या कहा, टेलीग्राम चैनल के साथ हमेशा कनेक्ट रहा करो, क्योंकि यही पीडीएफ मतलब पीपीटी की पीडीएफ भी मैं डालता हूं और जो वर्ड फाइल होती है वो भी मैं डालता हूं। हाँ, इतना मैं एडमिट करता हूं कि हाँ कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं, बट मैं जनरली क्या करता हूं, संडे दिन या सैटरडे वाले दिन जितनी भी मेरी पेंडिंग पीडीएफ होती है मैं वो सारी आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, सो दैट आपकी कोई शिकायत ना रहे मेरे से, ठीक है। तो मैं एक दिन में सारी डाल देता हूं, सो दैट आपको भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये मैं एडमिट करता हूं, मैं थोड़ा सा पीडीएफ के मामले में थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे होता रहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अरे मैं कह तो रहा हूं डाल दूंगा। बताइए जी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी देखिए जी, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट इज कैंसर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। अब नाउ व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन माइटोसिस इज कॉल्ड कैंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट, पक्षियों में एक याद रखना, जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, वो होती हैं होलो, खोखली, और उन बोन्स को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। अब जो पक्षियों में वो जैसे उड़ते हैं आपके हाथों से, उसे वो फेदर्स कहते हैं हम लोग। तो जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स, ये क्वेश्चन वो हैं जो मैं आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। फेदर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्ब होते हैं। क्या होते हैं, फोर लिम्ब्स। समझ में आया, याद रखना। और बस मैमल्स की बात करें, मैमल्स के यार हमारी स्टडी जो जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी, सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी। अब क्या होता है, आप पीडोलॉजी और पैडागॉजी में ये डिफरेंस कई बार पेपर में कुछ भी हो सकता है यार, आती आती चीज गलत हो जाती है। पीडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सॉइल, लेकिन पैडागॉजी होता है, जैसे आपको पसंद हूं मैं कि हाँ सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, हमें याद हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पैडागॉजी, मतलब टेक्निक जिससे पढ़ाया जा सकता है। समझ में आया। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन, दैट इज कैंसर इज द करेक्ट वन, कैंसर।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। अगेंस्ट व्हाट रूल दैट द क्रिएशन ऑफ समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ये क्या डाल दिया सर क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये कह रहा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि एक रॉकेट है, रॉकेट को छोड़ दिया और पीछे धुआं निकल रहा है, तो मतलब भाई जो आगे गया वो पीछे है, तो दैट मींस इट मींस ये क्या है, आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ये तो सीधी सीधी सी बात है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन क्या हुआ, रॉकेट ऊपर गया, पीछे उसने धुआं छोड़ा, दैट इज रिएक्शन। लेकिन इस केस में एक मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज अ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया, इनके रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट आपको बतानी है कि क्या है। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, नॉट एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये उन एरियाज में काम करते हैं जहां पे लोग परेशान हैं। किस चीज से परेशान हैं, जहां पे माइनिंग वर्क हो रहा है वहां पे ये लोग परेशान हैं, ठीक है। तो यहां पे ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है आपकी काम करती है। नाउ प्रमोटिंग द मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी इन द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, देखो यहां पे वो एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती, वो रोकती है, ताकि जो, अब एक चीज देखिए, जो होते हैं ना अपने ट्राइबल पीपल्स, तो ट्राइबल पीपल्स का इशू क्या है, लड़ाइयां क्यों चल रही हैं। हम कहते हैं कि ये जो नक्सलवाद है, ये वर्ड सुनते होंगे आप, नॉर्मल नक्सलाइट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये उन एरियाज में है जहां पे मिनरल रिच है। तो ये जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन खास करके उन एरियाज में उन ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। दैट मींस कि वो जो है वो मिनरल एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। समझ में आया। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन। यस, अगर कहूं कि वहां पे मिनरल्स निकाल रहे थे, तो वहां पे अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ वाइज, फिजिकली, हेल्थ वाइज, एनीथिंग, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो उसको उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ये सही है। ऑथराइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, गलत। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मिनरल जो है, अगर आपको याद होगा जब 1991 हो रहा था, एलपीजी रिफॉर्म चल रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ चीजें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रखी थी, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का तो रूल ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी चीजें रखी थी, रेलवेज, डिफेंस, माइन एंड मिनरल्स, एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी, तो ये सारी चीजें, 4 सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने हैंड में रखे थे। ऐसा नहीं है कि कल को तुम अपनी पावर बनाने लग जाओ ना। हाँ, हम एफडीआई मेनली प्रमोट करते हैं, आओ हमारे साथ मिलके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कल को कहा कि हाँ मैं माइंस एंड मिनरल बना रहा हूं, जब मैं बॉम्ब बना रहा हूं घर पे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेनी है। अगर आपको कुछ करना है ऐसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करो, सीधी सी बात है। तो यहां पे ये स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब कल को कहोगे कि हाँ मैं रेलवे निकाल दूं अपनी, ऐसे कैसे निकाल दोगे रेलवे। और अगेन अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, करना चाहते हो कुछ ऐसा करो, लेकिन अगेन गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट की परमिशन से। पॉइंट समझ में आया। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डॉल्फिन जो है यहां पे किस चीज की एग्जाम्पल है? डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको पता है कि ये हमारा गंजेटिक डॉल्फिन की अगर मैं बात करूं, गंजेटिक डॉल्फिन वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। सबको पता है, रट्टा मार रखा होगा सबने। इसका नाम क्या है? प्लेटानिस्टा गंजेटिका, प्लेटानिस्टा गंजेटिका। समझ में आया? अब कंडीशन यहां पे ये है कि जो डॉल्फिन है वो किसकी एग्जाम्पल है यहां पे? तो वो है जी आपके मैमिलियन एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर डी। मैमल्स की एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये डॉल्फिन ये ऐसे है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती भी है। ये अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जो आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। समझ में आया? एक और चीज ये भी है आपको याद रखनी, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी करता है, रिसीव भी कौन करता है? चमगादड़ अकेला। ठीक है? यस, एक बच्चा कह रहा है इरावड्डी रिवर में भी डॉल्फिन मिलती है, इंडस में भी डॉल्फिन देखने को मिलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गंजेटिक डॉल्फिन की। समझ में आया? एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो आपके लैंड के ऊपर भी रह जाएं और पानी के ऊपर भी रह लें, और वो है एग्जाम्पल फ्रॉग। समझ में आया? और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम अगर पेपर में पूछ लिया तो दैट इज राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। एव्स की बात करें, पक्षी, बर्ड्स, बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। समझ में आया? और पक्षियों के लिए आपको पता होगा एवियन फ्लू, एवियन फ्लू सुना होगा तुम लोगों ने। एवियन फ्लू होता है H5N1 के कारण, वायरस के कारण, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है? पाइसिस, मछलियां, मछलियों की स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। लेकिन मछली पालन को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। मच्छियों के लिए रेवोल्यूशन इज ब्लू रेवोल्यूशन। समझ में आया? और मच्छियां कह रहा हूं, मछली जो है वो सांस कहां से लेती हैं? गिल्स, गिल्स से सांस लेती हैं। समझ में आया? तो यार ऑप्शन बनेगा डी, मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली स्टेट ने एक्सप्लोर किया पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट। ये इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या होता है कि शहर के अंदर, स्टेट के अंदर इनलैंड पोर्ट कनेक्टेड टू सी बाय ए लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। ये कहां पे बात कर रहा है? यहां पे ये आपका स्टार्ट हुआ है जलोर में, ये स्टार्ट हुआ है जलोर में, और वो नेविगेशन चैनल के साथ जो कनेक्ट होगा आपका कच्छ, याद है तुम्हें? कच्छ क्रीक से कनेक्ट होगा। लेकिन ये बात किस स्टेट की बात कर रहा है? इनलैंड पोर्ट की, वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, और प्लस सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पे। ठीक है? और सिमलीपल कहां पे है? सिमलीपल और सरिस्का में कंफ्यूज नहीं होना। सिमलीपल जो है वो है उड़ीसा में, सरिस्का जो है आपका दैट इज इन द राजस्थान। रणथंबोर भी है आपका राजस्थान में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? वो भी राजस्थान है, वो भी राजस्थान है। पॉपुलेशन में यूपी है, तुम्हें पता है ये चीजें। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं। इनमें से फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब जो उड़ नहीं सकते, कौन से हैं? कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू और सरस क्रेन। तो यहां पे जो फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो वो नहीं है कौन सा? दैट इज सरस क्रेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये फ्लाइटलेस बर्ड है भाई। ठीक है? ये है, बिल्कुल है। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। मैंने तुम्हें क्या कहा? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है तुम्हें लग रहे होंगे इजी, लेकिन ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं है। देखने में लग रहा होगा अरे टिक करो इसका, और यही पेपर में एग्जामिनर गलत करवाता है। यही पेपर में एग्जामिनर गलत करवाता है क्योंकि इसने पूछा है नॉट ए फ्लाइटलेस बर्ड, नॉट ए फ्लाइटलेस बर्ड। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं मेरी क्लास में तुम्हें वो फीलिंग मिलेगी एग्जाम की। ठीक है? ये 50 क्वेश्चन में तुम्हें हर क्वेश्चन में तुम्हें फीलिंग मिलेगी एग्जाम की। ठीक है? तो ऐसी क्वेश्चन जो होती है ना, तो गड़बड़ मत कीजिए। मैं तो गड़बड़ करवाने के लिए बैठा हूं यहां पे। समझ में आया?
हाँ, मैं तो गड़बड़ करवाने के लिए बैठा हूं यहां पे, और जितने तुम्हारे क्वेश्चन गलत होते हैं उतना मजा मुझे ज्यादा आता है। उसका रीजन है कि तुम सीख जाओगे उस दिन, क्योंकि तुम्हें अगर इतने सिंपल से क्वेश्चन डाले, अच्छा इसका ए टिक करो, इसका बी टिक करो, इसका सी टिक करो, अरे भाई क्या करो टिक यार, ठीक है वो तो ठीक है, बच्चे बच्चे कर रहे हैं। तो नॉट ए फ्लाइटलेस बर्ड क्या है यहां पे, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है कि कीवी होगा, तो भाई खा लो तो खा लो ना कीवी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, वो सबसे बड़ा सेल होता है, द बिगेस्ट सेल। ठीक है, आओ जी आगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तुम्हें पता है भाई बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं हमारी ऐसे, ठीक है, बहुत सारी स्कीम चलती हैं फसलों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। तो इनमें से वो स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। नंबर 1 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा है। अंडर दिस स्कीम द फार्मर्स विद हैव टू पे ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, कि जिस क्रॉप को भी वो उगाते हैं उसमें 2% आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसमें फसल बीमा योजना में आने के लिए। ये गलत है। देखिए जी, 2% जो होता है वो आपका खरीफ क्रॉप के लिए होता है, 2% आपका खरीफ के लिए, 1.5% जो होता है वो रबी फसलों के लिए होता है, और 5% जो होता है वो अदर्स के लिए होता है। समझ में आया? 2% खरीफ, रबी के लिए 1.5%, और 5% जो होता है आपका वो आपका कमर्शियल क्रॉप्स, जो हॉर्टिकल्चर वाली चीजें होती हैं उनके लिए होता है। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है यूनिफॉर्म प्रीमियम, तो यूनिफॉर्म प्रीमियम तो नहीं हुआ। समझ में आया? यूनिफॉर्म प्रीमियम तो हुआ ही नहीं। नंबर 2 पे आ जाओ। मजा आ रहा है? गलत करके मजा आ रहा है? मेरे को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, दिस स्कीम्स कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन्स। यस, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल ठीक है भाई। अगर कोई क्रॉप आपकी खराब हो जाती है तो उसमें चाहे साइक्लोन हो जाए, चाहे अनसीजनल रेन हो जाए, इसमें चीजें कवर होती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट की चीजें कवर होती हैं। यस, ये बिल्कुल कवर होती हैं। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चले, आओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए जी, ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है? व्हाट इज दिस? ट्राइनाइट्रोटोलिन। यस, एक बच्चा कह रहा है सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यस, मजा आ रहा है मुझे एक बच्चा कह रहा है कि कैसे टीचर हैं? तो मैं, जैसे ये तुम हो ऐसे पलोसूं तुम्हें, अरे वाह वाह बेटा तू सिलेक्ट हो जाएगा, हैं? जब तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाऊं, हैं? जब तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाऊं, तुम कहां पे हो, हैं? जब वो ABC वाले क्वेश्चन करवाने हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन इज एन, सो दिस इज एन एक्सप्लोजिव, ऑप्शन नंबर सी। विस्फोटक है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लोजिव है। ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल वगैरह की ग्रोथ को खत्म करने में काम आते हैं। इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब, एंटी माइक्रोब, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इज एंटी बैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या सर आज जान ही लोगे लगता है, ये सारे क्वेश्चन क्यों ले आए? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पे करेक्ट है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इनमें से स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी करेक्ट है। इनका पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अमंग SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स में। यस, बिल्कुल
SC ST एंटरप्रेन्योर, ये जो भी चीजें हैं इनको प्रमोट करना, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी, ये भी बिल्कुल सही है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और यहां पे आपका 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपए जो है इनिशियल अमाउंट जो है रखा गया था। और यहां पे जो लोन मिलता है आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है आपको, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। और ये 10,000 करोड़ किसके पास है? ये सिडबी के पास है, इनिशियल अमाउंट था यहां पे। ये जो है आपकी स्कीम लॉन्च कब करी गई थी? अप्रैल 2016 में, सो दैट हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। पॉइंट समझ में आया? ये ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये SC ST विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को पैसे देते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन ये पैसे देते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं। ये स्क्रैच का मतलब क्या है? ये स्क्रैच का मतलब क्या है? स्क्रैच का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। लेट सपोज कि कहीं पे आपने एयरपोर्ट बनाया, बिल्कुल नए सिरे से बनाया, तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। पहले ये एयरपोर्ट था, बंद हो गया किसी कारणवश, ठीक है, और यहां पे आपने क्या किया? रिपेयर करवा के बढ़िया सा बना दिया। तो मतलब जब आप रिपेयर करवा रहे हो या उसको चेंजेस कर रहे हो, तो वो होता है ब्राउन फील्ड। समझ में आया? वो होता है ब्राउन फील्ड। एग्जिस्टिंग चीज को सही करना ब्राउन फील्ड, बिल्कुल नए सिरे से नई चीज करना ग्रीन फील्ड। तो यहां पे जो लोन मिलेगा आपको वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा, ध्यान रखना। न्यू स्टार्टअप्स के लिए मिलेगा, नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन। ये ध्यान रखना है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी ये सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए जी, ये है आपका स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, यहां पे है, बाकी इसके मैं बाद में बताऊंगा। ये देखिए 2016 में फाइनेंसिंग, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। एक स्कीम और है इसी के साथ, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी जो है 2016 में हुआ था। ये जो है आपके टारगेट बेनिफिशियरी जो सारे के सारे लोग, कोई भी हो सकता है, यहां पे SC ST विमेन की बात नहीं है, यहां पे हर कोई कास्ट का, हर जाति का, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहां पे, ठीक है। और कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं है, किसी भी टाइप की कंडीशन नहीं है, और बस ये है पैसे देने हैं यहां पे भी आपको, और स्टार्टअप स्टार्ट करवाने हैं जी। चलिए जी आगे बात कीजिए। हाँ, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है आपको देखने को मिलेगा नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये जी, अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, जब मैं इंडिया के सराउंडिंग में बात करूं, जैसे नेपाल वाला एरिया है, ठीक है, नेपाल में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, ये इंडोनेशिया में भी मिलता है ये, और इंडोनेशिया में कहां पे? सुमात्रा आइलैंड जो है आपका, सुमात्रा आइलैंड पे, वहां पे भी ये चीज देखने को आपको मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को हमें मिलता है। तो यहां पे सब में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया कि ये जो है मेनली हमें कहां पे देखने को मिलता है? तो ये हमें इंडिया में मेनली देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि ये ऑब्वियसली बात है IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रेड लिस्ट होती है। उस रेड लिस्ट में हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? हम डालते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। वल्नरेबल कैटेगरी में जो है डालते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इस चीज को किस एक्ट में डालते हैं? दैट इज अंडर द शेड्यूल 1, अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इस चीज को इंक्लूड किया जाता है। पॉइंट समझ में आया? यस, क्लियर। अब बात यह है, ये IUCN के हेडक्वार्टर दैट इज ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये स्टेट बर्ड होता है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का और केरला का। ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला का। दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
पहले आपको दिखा दे, ये है जी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अब आप लोगों ने सुना होगा एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये स्टेट बर्ड है कहां का, स्टेट बर्ड है कहां का, अरुणाचल प्रदेश और केरला का। ये गड़बड़ मत कर देना पेपर में। आओ आगे, यस बढ़िया। सिकल सेल अनीमिया जो है ये किस टाइप की डिजीज है, किस तरीके की डिजीज है ये? देखिए ये आरबीसीज की दिक्कत होती है, पहले तो ऑप्शन टिक कर लो। अब आरबीसीज जो होते हैं ना वो राउंड शेप के होते हैं या बाइकॉनकेव शेप के देखने को हमें मिलते हैं। अब इनकी ये शेप बदल के वो किस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की, एंड दिस इज कॉल्ड सिक्कल। सिक्कल क्या होता है, जैसे जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो जो फसलें काटता है ना, वो दैट इज सिक्कल, उस शेप के बन जाते हैं। अब एक चीज है, जो आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। तो ये समय से पहले 120 दिन से पहले ही आरबीसीज खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लड सेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लड सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनइक्युलेटेड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज है, दो स्पीशीज ऐसी हैं जहां पे आरबीसीज के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, कैमल और लामा। ये दो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज की अगर हम बात करें, आरबीसीज बनते कहां पे हैं, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसे आप कहते हैं, और खत्म कहां पे होते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन में सबसे ज्यादा होते हैं और दूसरे नंबर पे लीवर में। स्प्लीन और लीवर को ही बात करी जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज के नाम से इसको जानते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगर पेपर में ग्रेवयार्ड पूछा जाता है और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, सी डी कोई ऑप्शन और आ जाए, तो उसमें आपको स्प्लीन को टिक करना है, ये याद रखना। अगर ऑप्शन में पेपर में आ जाए कि स्प्लीन, लीवर और सी ऑप्शन आ जाए बोथ 1 और 2, तो बोथ 1 और 2 के ऊपर टिक करके आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये आपकी जो भी इंफेक्शंस वगैरह होती हैं उनको खत्म करने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। वो क्या, एक तो अगर मिनरल पूछा, कैल्शियम, विटामिन पूछा, विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फिलोक्विनोन। समझ में आया? और कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया, और थर्ड अगर मैं बात करूं, 2 प्रोटीन होते हैं, वन इज प्रोथ्रोम्बिन एंड द सेकेंड वन इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, ठीक है। अब ये फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिनोजन वो है जिसे कहते हैं दिस इज द कंपल्सरी प्रोटीन, कंपल्सरी प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आया? ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, आरबीसीज इज द करेक्ट वन, आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बताइए अगला। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं भाई, समझ में आया? ऐसे ही आते हैं पेपर में क्वेश्चन। यस, सॉरी, द FAO अकॉर्ड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, इटली, इटली, रोम। उसके अंदर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, गियास वर्ड यूज करते हैं, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। ध्यान से समझिए, हम स्टेटस देते हैं गियास का, गियास इज GIAH। व्हाट इज दिस? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से। इसका इनिशिएटिव का जो मेन एम है वो क्या है? व्हाट इज द मेन एम जी? व्हाट इज द मेन एम? देखिए जी, जो गियास सिस्टम है ये हमने 2002 में इंट्रोड्यूस किया था। एक होता है जीआई टैग, तुम्हें पता है। अब जीआई टैग जो होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम देखते हैं, पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप जो है जीआई टैग जो है आप प्रोवाइड करते हैं यहां पे, ठीक है जी। और यहां पे कंडीशन यहां पे क्या आती है वो ऑप्शन देख के पढ़ते हैं फिर समझते हैं। टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। अच्छा, पूछा गया इसने, करेक्ट पूछा है कि करेक्ट आपको बताना है। To provide the modern technology training in the modern farming methods and financial support to the local communities of the identified GIAs to greatly enhance their agriculture productivity। कहने का मतलब पहला ऑप्शन क्या कहता है? यस, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि हमें उनको मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करनी है। इसका कोई भी एम नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करनी है ना। दूसरा, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड eco-friendly traditional farm practices and their associated landscape, agriculture, biodiversity and knowledge system of the local communities। ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दादा दादी के नुस्खे या नाना नानी के नुस्खे, वो कहते हैं ना बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ भी चीज है, पेट दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये कर लो, ये इससे सही हो जाएगा। तो ऐसा ही आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में है। एग्रीकल्चर में क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है और एक आपकी जो है ट्रेडिशनल चीजें भी आप यूज कर रहे हो, जो आप पुराने टाइम से उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता से सीखते आए हैं। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखना है हमें और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है। लोकल कम्युनिटीज की जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करना है। ये गियास का मेन एम है। यस, ये गियास का मेन एम है यहां पे। थर्ड क्या कहता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना सभी वैरायटीज को। जहां पे हम गियास की बात करते हैं, नहीं, जीआई प्रोडक्ट एक अलग चीज है, ये गियास वाला प्रोडक्ट जो है चीज एक है। तो ध्यान रखें, तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है, ओनली बी, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड ओनली इज द राइट वन। यहां पे ध्यान रखें, पेपर में करेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है और पेपर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड ओनली, कि यहां पे हम कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हम ट्रेडिशनल चीजों को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं और उसी ट्रेडिशनल चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं नॉलेज को। तीसरी चीज क्या कहता है, जीआई टैग देना। जीआई टैग वाला कॉन्सेप्ट अलग है, एक पर्टिकुलर स्टेट में एक आइडेंटिटी देना, वो होता है जीआई टैग। तो जीआई टैग में आपकी जीआई टैग जो है, ये ठीक है यार, जीआई टैग है, बट गियास इज डिफरेंट थिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहां पे आपको अगेन आपको पूछा गया है कि करेक्ट मैच ली, बताइए करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है। तो देखो जी ऑप्शन देखो क्या बनेगा, करेक्ट मैच कौन सा है, अनेक्स्चर 1 कंट्रीज। अनेक्स्चर 1 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पे आपकी डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी आती हैं आपकी जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन में हो। अब यहां पे ध्यान से समझना है, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, ये दो चीजें आती हैं। वन इज द डेवलप्ड कंट्री एंड सेकंड इज द इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ एक तो डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी हैं और एक ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग थी और डेवलप्ड स्टेज की तरफ चल पड़े हैं और उसमें कहीं ना कहीं डेवलप्ड स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। इन लोगों को आपको ग्रीन हाउस गैस कम करवाना है, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करवाना है, वो होती है आपकी अनेक्स्चर 1 कंट्रीज में। और ये किसके साथ संबंधित होता है, ये होता है संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। वो कार्टाजिना के साथ संबंधित है, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। नंबर 2 की बात करते हैं यहां पे, कार्टाजिना सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जी, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ना, मैं इधर बात करता हूं यार, यहां से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये देखो क्योटो प्रोटोकॉल तो ये वाला है, अनेक्स्चर 1 कंट्रीज वाला, अनेक्स्चर 1 कंट्रीज वाला, ठीक है। और उसके बाद है आपका दैट इज कार्टाजिना प्रोटोकॉल। कार्टाजिना प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो उनका प्रॉपर केयर, उनका प्रॉपर हैंडलिंग, सो दैट कि वो नुकसान ना पहुंचा दे सोसाइटी को। जैसे बोला जाता है, अब यार देखो, ये बोला जाता है कि जो वो कोरोना का वायरस था वो चाइना से फैला था, कि उन्होंने बनाया था, वो फैल गया ऐसे, ठीक है। तो अब कंडीशन यहां पे ये है कि वो कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर केयर से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? एक मिनट, एक बात का जवाब दे दो। एक बच्चा कह रहा है कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन, अगर तुमने एनसीईआरटी कभी देखी हो ना, देखी ही हो, बस मैं तो तुम्हें कहूंगा देखी ही हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन वहां से निकाले जाते हैं। समझ में आया? आओ, तो यहां पे ये हो गया जी। उसके बाद है नागोआ प्रोटोकॉल। नागोआ प्रोटोकॉल जो है आपका, यहां पे इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी है। इसमें इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब क्या है? जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज, अब ये जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज करना, उसका जो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई जेनेटिक रिसोर्सेज है, मैं उसको प्रॉपर तरीके से कुछ चीजों में, प्रोडक्शन में, किसी भी चीज में उसको हेल्प कर रहा हूं, मतलब चीज को आगे लेके जा रहा हूं, तो वो जेनेटिक रिसोर्सेज आप भी यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी एक्सेस सभी को मिल जाए, सभी को एक्सेस मिल जाए। वो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड आपका कार्टाजीना, सॉरी, दैट इज नागोआ प्रोटोकॉल। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपकी जुड़ रही है, वो क्या जी? इनमें से एक ही चीज जुड़ रही है, वो कौन सी चीज जुड़ रही है? ओनली ऑप्शन सी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मतलब आपको ग्रीन इमिशन की रिडक्शन करनी है, वो आपका जुड़ा होता है क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। थर्ड ओनली इज द राइट वन। समझ में आया? थर्ड ओनली, गॉट इट? सर नागोआ प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से बता दीजिए। नागो, चलो बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। देखिए जैसे लेट सपोज, कैसे एग्जांपल बताऊं मैं तुम्हें, हाँ लेट सपोज, अब मान के चलो हमारी जेनेटिक रिसोर्सेज को हम दूसरी एग्जांपल मान के चलते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज इंडिया ने कोई एक पेन किलर बनाई, ठीक है, एक पेन किलर बनाई, आप ठीक है, उसमें आप जो है पेटेंट करवा सकते हैं, वो चीजें बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, पेटेंट करवाने का मतलब यह है कि वो ही चीज कोई और कंपनी नहीं बना सकती, यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। लेकिन एक चीज बताओ, जो उसका फॉर्मूला है, भाई आपने उसमें क्या डाला, क्या किस तरीके से बनाई, तो अगर वो चीज तो सबको एक्सेस है ना, कि भाई कैसे बनाया, किस तरीके से बना सकते हैं, वो एक्सेस आपको सबको देना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि कोई दूसरा बंदा वो सेम प्रोसेस से, सेम केमिकल से वो चीज नहीं बना सकता, लेकिन वो मेथड देखा जा सकता है, वो मेथड से कोई और आर्टिफिशियली चीजें, सेम मटेरियल ना यूज करके कोई और चीजें यूज करके उसका सेम इफेक्ट निकाला जा सकता है। तो हम जिसे जेनरिक ड्रग्स कहते हैं, तो वो जेनरिक ड्रग्स ऐसे बनती हैं, उसका फॉर्मूला लेके और चीज यूज करके प्रॉपर तरीके से चीजें बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब, वो मेडिसिन इंडिया ने बनाई थी, तो आप फॉर्मूला तो सबको मिल गया ना, उसको एक्सेस तो सबको मिल गई। तो ऐसा ही है कि अगर जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज में आपने कुछ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जेनेटिक्स में कुछ भी आपने डेवलपमेंट कर ली, तो आप लोगों को वो जो एक्सेस है वो सभी कंट्रीज को देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड आपका नागोआ प्रोटोकॉल। नाउ यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को जी? आओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तुम्हें, चलो ये तो क्लास जो भी है पढ़ते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
मैं तुम्हें हमेशा एक चीज कहता होता हूं कि ये कमेंट सेक्शन में ध्यान मत दिया करो, ठीक है। और जो ये कमेंट सेक्शन वाले हैं ना, जो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से बात करते हैं, इनकी सिलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं होने वाली, ठीक है। कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगी। आज एक कमेंट सेक्शन में यहां पे बोलते हैं, ठीक है, यही बच्चे यही दूसरे जाके कहीं और बोलेंगे। बस इनका काम यही है, ये इसी में खुश हैं, इनकी जिंदगी ये है, ठीक है। किसी ने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दिया, वहां पे कमेंट करे, ठीक है। कोई आप में से ही किसी बच्चे का आप में से ही बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा, उस पर कमेंट कर दिया सीट खरीदी है। बस ऐसे ही है काम इनका, ये ऐसे ही काम करेंगे जिंदगी पर। सो इग्नोर मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बीच में काफी जो लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो बात कर रही हैं कि प्लीज इनको बंद करवाइए। तो क्यों दे रही हो ध्यान? आप पढ़ाई की तरफ दो, कमेंट सेक्शन बंद कर दो, कमेंट सेक्शन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यहां से बंद कर देता हूं अगर तुम्हें लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन बच्चों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कभी जरूरत नहीं रही मुझे इन बच्चों की। हमेशा आपको कभी भी मेरी क्लास में देखने को मिला, मैं वैसे कम बात करता होता हूं ऐसी चीजों में, ठीक है, बट आपको देखा हो कभी आप लोगों ने कि मैं हमेशा बोल देता हूं, ठीक है, बस। तो डोंट वरी, क्यों, वाई आर यू, मतलब इनको आप भाव दे रहे हो, क्यों? इग्नोर अब भी करना सीख लो, जब आप जॉब करोगे वहां पे काम आएगा। अभी करना सीख लो, इग्नोर। समझ में आया? इग्नोर दैम, बस मैं तुम्हें यही कहूंगा, ठीक है। आओ आगे, ग्रीन इंडिया मिशन। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन इंडिया मिशन? ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? आपको पता होगा नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज, उसके 8 मिशन हैं आपके नेचर के, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें एक मिशन है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये लॉन्च किया गया था 2014 में, सो दैट क्लाइमेट के अंदर कोई भी दिक्कतें हैं, क्लाइमेट के अंदर कोई भी दिक्कतें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस चीजों को मिटिगेट करने के लिए, ये सब चीजें आपकी आती हैं यहां पे, दैट इज इन द ग्रीन इंडिया मिशन में। समझ में आया? ग्रीन इंडिया मिशन में। तो इसमें अब स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। यहां पे ऑप्शन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयरबाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मेनली ग्रीन इंडिया मिशन में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है उसको कंट्रोल करना है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन चल रही है, जिसके कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इन चीजों को रोकने की बात करते हैं, ना कि बजट बुजट की बात होती है। ये ऑप्शन गलत है। नंबर 2, लॉन्चिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टू एग्रीकल्चर के साथ तो संबंधित बिल्कुल भी नहीं है ये। रिस्टोरिंग एंड enhancing द फॉरेस्ट कवर and responding to the climate change by a combination of adaptation and mitigation measure। बिल्कुल जिस तरीके से आपका इन्वायरमेंट बदलता चला जा रहा है उस इन्वायरमेंट में आप ढलते चले जाओ। देखा नहीं, कमेंट सेक्शन में ढलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फालतू के लोग हैं ये, ठीक है ना, फालतू के लोग हैं। अब देखो, अब मैंने इनको झाड़ दिया ना बीच में, अब ये 2-4 कम हो गए, ठीक है, अब ये 2-4 कहीं और जाएंगे, लाइव में टक 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 करेंगे, बस इनका यही काम है। निकल गए ना वो। अब तुमने लाइव में देखो कितने हैं, पहले 150 बैठे थे, ठीक है देख लिया, ठीक है। तो अब यहां पे समझ आया कि हमने यहां पे उस इन्वायरमेंट में
हमें प्रॉपर तरीके से वैसे रहना है। और दूसरी बात यहां पे ये है कि हमने एक क्या करना है, मिटिगेशन मेजर, मतलब उनके उपायों के ऊपर काम करना है। वही उपाय तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इनको इग्नोर करना सीखो। तो वही चीज आ गई यहां पे। तो हमने उस एनवायरनमेंट में सेट भी हो गए, हमने उन चीजों को अडेप्ट भी कर लिया और उन चीजों के लिए उपाय भी ढूंढ लिए। तो ये मेन काम है इनका। तो मेन काम यहां पे इनका क्या है, ताकि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम रखें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, पैसा, समझ में आया। अब पैसे का मतलब क्या है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। मतलब भाई इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर नहीं प्रोटेक्ट करके रखोगे तो पैसे खराब होंगे तुम्हारे। अब ये पैसे किसी भी तरीके से खराब हो सकते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल दिक्कत हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है दुनिया में। समझ में आया। तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पे ऑप्शन की कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो नंबर 1 क्या कहता है, इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये टीम जो प्रोग्राम है जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने इस चीज को स्टार्ट किया था। यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने इसको स्टार्ट किया है। नंबर 1 जी, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नंबर 2 देखते हैं, इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये बताओ, ऑप्शन पढ़ के बताओ, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे इकोनॉमिक्स में हेल्प होगी। मैंने आपसे बात करती है वो इकोनॉमिक्स, ये वैसे इकोनॉमिक्स मत समझो, पैसा पैसा मनी, उसकी बात समझो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इनका अटेंशन वही है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी के, प्लांट्स एनिमल, इनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, बिल्कुल करता है। नंबर 3, इट रिप्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग, recognizing, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। बिल्कुल, अगर हम उसकी इकोनॉमिक समझ रहे हैं, पैसा समझ रहे हैं, तो हम एक्चुअली उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। भाई अगर ये नुकसान हो गया तो क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग यहां पे आपको मोस्ट डिस्टिंक्टिंग आर्टिफैक्ट्स जो सिस्टम है, ऑप्शन है, ये क्या है, क्या स्टेटमेंट है सही है। अब आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहली साइट जो है हमने ये ढूंढी थी। अब यहां पे मेन फीचर्स हमें क्या कहते हैं, ये ऑप्शन है। यहां पे जो सील्स यूज होती थी वो स्टेटाइट की होती थी, ये बिल्कुल सही है, स्टेटाइट की यूज होती थी। सील जिसे एमुलेट्स की तरह भी यूज किया जाता था, एक्सचेंज में भी यूज करते थे, और ये प्रतीक भी होता था आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, लोअर सिटाइडल से, अपर सिटाइडल से, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है ब्रिक्स जो होती थी वो बर्न्ट ब्रिक्स यूज करते थे, मिट्टी की पकी हुई ईंटें यूज करते थे। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड रेशियो की होती थी, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशियो की होती थी। नंबर 3, गोल्ड बैंगल्स का इस्तेमाल होता था ना, गोल्ड बैंगल्स का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिल्वर स्पिटॉन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको चीज बता दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन फीचर था वो क्या था, 6 ग्रेनरीज इन ए रो, एक ही रो में 6 ग्रेनरीज ऐसे
ग्रेनरीज का मतलब अन्न के भंडार, ग्रेनरीज का मतलब अन्न के भंडार। ये 6 ग्रेनरीज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपद है, जनपद है जो लिस्ट में नहीं था? अब इसमें पता है क्वेश्चन यहां पे जनपद तो याद करने ही करना है, वो 16 जनपद याद करने ही करने हैं, लेकिन इनकी कैपिटल्स भी याद कर लो। जैसे कुरूस की कैपिटल की बात करें, ये इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ कुरूस की कैपिटल। गंधार की कैपिटल की बात करें तो तक्षशिला थी, तक्षशिला, ठीक है। वत्स की बात करते हैं तो वो है कौशांबी, वो है कौशांबी। तो नॉट पूछा है तो भाई ये नहीं था, कलिंग नहीं था। कलिंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द 16 जनपद, और 16 जनपद जब मिलते थे उन्हें हम क्या कहते थे? महाजनपद के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे इनके कैपिटल्स याद कर लेना, पेपर में कई बार आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। समझ में आया? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। चलिए जी, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो वैश्य होते थे उनका काम क्या होता था? तुम्हें पता है कि वैश्य क्या होते थे? सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो हमारे पुरुषुक्ता मंडल है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है आपका, जिसे हम और क्या कहते हैं? पुरुषुक्ता मंडल, उसमें इस वर्ण सिस्टम के बारे में बात करी गई है। ब्राह्मण जो वेदास की स्टडी करते थे, क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते थे, लड़ते थे, और ये वैश्य ट्रेड में इस्तेमाल, मतलब ट्रेड करते थे, शूद्र इन तीनों को सर्व करते थे। तो इंगेज जो ट्रेड में होते थे वो बन गया ऑप्शन, कहां पे गया? ये सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। जो बिजनेस में होते थे, जो व्यापार करते थे, ऑप्शन क्या बनेगा? बी, ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। चलो आगे बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी दैट इज 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह की हुई थी, और ये हुई थी चार्ल्स मेटकाल्फ और महाराजा रणजीत सिंह, चार्ल्स मेटकाल्फ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो यहां पे स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, द ट्रीटी फिक्स द सतलज एज ए बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल, सतलज को बाउंड्री माना था। सतलज के इधर का हिस्सा उसके महाराजा रणजीत सिंह जी का, और इधर का हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का। बिल्कुल सतलज बीच में बह रही है, तो सतलज आपकी बाउंड्री लाइन बन गई थी, ये बिल्कुल सही है। It was after this treaty that महाराजा रणजीत सिंह was able to annex जम्मू, मुल्तान, कश्मीर और to his domains। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उससे पहले ही महाराजा रणजीत सिंह ने इन एरियाज को कैप्चर कर लिया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ऐसा नहीं था कि इस ट्रीटी के बाद हुआ है, इस ट्रीटी से पहले ही जीत चुके थे ये इलाके। तो अकेला ऑप्शन 1 ही क्या बनेगा? आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये छोड़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेजुडरी पावर्स गिवन टू द, किसको मिलती थी? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं बात करता हूं, 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हमने यहां से बोरो किया है, ठीक है जी। समझ में आया? क्या हो गया? वन सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। एक सेकेंड रुक जाओ। वन सेकेंड, क्वेश्चन देख लेने दो। अरे रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ। ठीक है, मैं देख रहा हूं। ये मैंने कहा इट वॉज आफ्टर दिस ट्रीटी दैट महाराजा रणजीत सिंह वॉज एबल टू अनेक्स जम्मू, मुल्तान एंड कश्मीर टू हिज डोमेन। देखिए, मुल्तान जो था इन्होंने 1818 में जीता था, 1818 में।
जम्मू हिल्स के ऊपर इन्होंने 1800 और 1801 में अटैक किया था, और कश्मीर के ऊपर इन्होंने 3 बार जो है अटैक किया है, और 3 बार कब, दैट इज इन द ईयर 13, 14 एंड 19, 13, 14 एंड 19, ठीक है। और ये परमिशन ली है महाराजा रणजीत सिंह से, सॉरी ब्रिटिशर से। ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल पकड़ लिया आपने सही आंसर इसका, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं जी, दोनों ऑप्शन सही हैं। यस, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही है। आओ आगे, ठीक है, आ जाओ सी ऑप्शन। आओ आगे, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये वाला। देखिए जी, 75% हमने हिस्सा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है व संविधान का है वो हमने इस एक्ट से लिया है, और इस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था, दैट वाज स्लेवरी का एक्ट, दिस इज एन एक्ट ऑफ स्लेवरी, नंबर 1। और दूसरा कि हमें कार दे दी गई और ब्रेक्स दे दिए गए लेकिन इंजन नहीं दिया, ये वर्ड भी इन्होंने यूज किया था इसके लिए। लेकिन यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी गई, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई, और यहां पे बात करी गई आपकी रेजिडुअरी पावर्स की। रेजिडुअरी पावर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर वाले कानून बनाएंगे, स्टेट लिस्ट में स्टेट वाले कानून बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट में आपका सेंटर प्लस स्टेट मिलकर दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज ऐसी होती है जो इन तीनों लिस्ट में ना हो, तो वो रेजिडुअरी पावर में आर्टिकल 248 के अंतर्गत पार्लियामेंट बनाती है हमारी। लेकिन जब 35 का एक्ट था उस टाइम पे ये पावर किसको दे रखी थी, इन्होंने गवर्नर जनरल को दे रखी थी, गवर्नर जनरल को। तो ऑप्शन का क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से स्टेटमेंट आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। नंबर 1, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल vacate his her office if he or she ceases to be a member of the assembly। देखो ध्यान से समझो क्या कहता है ये, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल vacate his or office if she is to be a member of the assembly। बिल्कुल सही है यार, उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है, ठीक है, अगर वो असेंबली का मेंबर बनना चाहता है। बिल्कुल सही है ये पॉइंट आपका। Whenever the legislative assembly is dissolved, अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, स्पीकर शेल वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली, ना ये गलत है। ये अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, स्पीकर तब तक बैठेगा जब तक नई लोकसभा नहीं आती, अगर लोकसभा की बात आती है, अगर विधानसभा की बात आती है तो जब तक नई विधानसभा नहीं आती तब तक। अब यहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज, आपको पता क्या करता है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, तो गवर्नमेंट वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट की बात नहीं है यहां पे, बात आती है असेंबली की या लोकसभा की, ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो पहला सही है, ओनली 1 इज द करेक्ट वन, ओनली 1। नेक्स्ट, द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी में डिफरेंस क्या है? देखिए, लॉ क्या होता है, कानून द्वारा चीजें बनाई गई, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजादी। लेकिन कहानी यहां पे ये आ जाती है, अगर कहीं लॉ ना हो, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 to 22 ये हमारी फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम दे रखी है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश में कुछ भी करें, कुछ भी तुम बोल दो और दंगे हो जाएं, ऐसे कैसे। हमारे देश में रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि दंगे हो जाएं, ऐसा ना हो देश के अंदर पब्लिक ऑर्डर, मोराल, सिक्योरिटी, देश के ऊपर कोई इश्यू आ जाए, वो नहीं हो सकता। समझ में आया? तो जब, अब एक चीज बताओ, लेकिन जब हमने ये बात बोल दी कि हाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब उसके लिए लॉ बने हुए हैं। तो इट मींस ये क्या कहता है कि अगर हमारे लॉ ना हो तो हमारी लिबर्टी भी नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? अगर लॉ नहीं होंगे
तो हमारी लिबर्टी भी नहीं होगी। हमें पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, नहीं क्या करना है। एक चीज बताओ, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमें इस चीज का आइडिया था कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज लिबर्टी? था? नहीं आइडिया था। जब उन्होंने कानून बनाए तो हमें पता लगा अच्छा ये भी हमारे राइट्स हैं, अच्छा मतलब हम ये भी चीजें कर सकते हैं। आज अगर कानून बना हुआ है, अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो तुम्हें उस टाइम ज्यादा पता लगता है अच्छा ये भी राइट है हमारा, अच्छा ये भी हम बात कर सकते हैं, ये इंटरनेट, मैरिजेस, ये सारे राइट्स हैं आपके। ये आर्टिकल 21 आपको कैसे पता लगा? राइट टू प्रिवेसी कैसे पता लगा? ये राइट्स आपके कैसे पता लगे? संविधान ने बताए, सुप्रीम कोर्ट ने बताए। तो वो कैसे पता लगे? जब लॉ है। अगर लॉ नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी, जब लॉ है तो लिबर्टी भी है। यू गॉट माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब ये बनेगा इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी एट ऑल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन इंद्रधनुष। ये हमने स्टार्ट किया था 25 दिसंबर 2014। तो हमने वैक्सीनेशन की बात करी थी, इम्यूनाइजेशन की बात करी थी, जिसमें हम बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को क्या करते हैं? इम्यूनाइज करते हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। यहां पे एम ये है कि एटलीस्ट हमें 90% वैक्सीनेशन यहां पे करनी है। पॉइंट समझ में आया? 90%, 95% हमने वैक्सीनेशन करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें हम कौन कौन सी वैक्सीन लेते हैं यहां पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। डीपीटी दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस को और क्या कहते हैं? वूपिंग कफ। तीसरा टेटनस, डीपीटी और ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। ये 7 बीमारियों को आप प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मिलेट्स प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है जी। नंबर 1 देखिए जी क्या कहता है। ये मिलेट्स आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो आपको पता है इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है? नंबर 1, द इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट। बिल्कुल, आपको प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करवाना है प्लस हार्वेस्ट को भी इंप्रूव करवाना है विद टेक्नोलॉजीज, और डेमोन्स्ट्रेट करना है वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इंटीग्रेटेड मैनर में, क्लस्टर अप्रोच के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा, पुअर, स्मॉल, मार्जिनल और ट्राइबल फार्मर्स को इनका यहां पे लार्जेस्ट स्टेक्स होता है स्कीम में। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पे फार्मर्स को कमर्शियल क्रॉप से शिफ्ट करवाना है मिलेट कल्टीवेशन में। ये बिल्कुल सही है। बाय ऑफरिंग देम फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोटेक्ट करने देने हैं, ऑफर करने हैं, एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स। ये नहीं होता। यहां पे आधी स्टेटमेंट सही है, आधी गलत है। ये ध्यान रखें, आधी स्टेटमेंट सही है, आधी गलत है। यहां पे हमें उनको कमर्शियल क्रॉप से मिलेट्स में लेके आना है, ये सही है। उनको किट्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से आपकी ग्रो कर पाए, ये भी सही है। लेकिन हम यहां पे उनको माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स नहीं देते, ये आपका ऑप्शन गलत है। समझ में आया? ये इतना सा पॉइंट गलत हो गया, सिर्फ इतना सा। माइक्रो इरिगेशन ये चीज नहीं मिलती। समझ में आया? ये चीज नहीं मिलती। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन, दैट इज 1 एंड 2। अगर आप सोच के बैठे हो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना, तो बेटा जल्दी से इन चीजों को पढ़ना सीख लो। समझ में आया? तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम जो है अब हल्के नहीं आते और ना ही आएंगे। मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं, इतने हल्के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब नहीं आते हल्के क्वेश्चन। वो अगर मैं कहूं अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में वो 50 क्वेश्चन इजी डालेंगे, लेकिन उसके बाद गड़बड़ करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो गड़बड़ करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट,
स्वयं, व्हाट इज दिस? स्वयं, स्वयं क्या है? स्वयं जो है हमने 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। दैट इज, व्हाट इज दिस? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। वेब्स के साथ एक्टिव लर्निंग जो माइंड्स हैं, यंग एस्पिरेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करना है, ये आपका पॉइंट है। तो व्हाट इज दिस स्वयं इनिशिएटिव? व्हाट इज दिस स्वयं इनिशिएटिव? यहां स्वयं इनिशिएटिव का मतलब क्या है? आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन देनी है सिटीजन्स को, फ्री। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना ना, ये फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस देना ना, एजुकेशन हेल्थ ना, क्वालिटी एजुकेशन देना है एस्पायरिंग माइंड्स को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2011 के सेंसस में हमने वर्कर्स की कैटेगरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इनमें से वो कौन सी नहीं है जी? यहां पे कौन सी कैटेगरी नहीं है? देखिए, हमने कल्टीवेटर्स को इंक्लूड किया है और प्लस जो है आपके हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर को, एग्रीकल्चर को, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इसको किया है, इसको किया है, इसको किया है और अदर कैटेगरी डाली है। अदर कैटेगरीज में डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं आते, ये ध्यान रखना। डोमेस्टिक वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द, ये आपकी इस कैटेगरी में, पॉपुलेशन कैटेगरी में। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी, डोमेस्टिक वर्कर इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बात कीजिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको लेयर्स बतानी है, सबसे पहली कौन सी होगी? एटमॉस्फेयर में। अगर मैं बात करूं, पहले ट्रोपोस्फियर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर मेसोस्फियर आता है, फिर आपका थर्मो यानी कि आइनोस्फियर आता है और लास्ट में आपका एक्सोस्फियर आता है। तो यहां पे देखो जी क्या बनेगा? ट्रोपोस्फियर नंबर 2, स्ट्रेटोस्फियर नंबर 3 और उसके बाद मेसोस्फियर नंबर 1 एंड देन 4। 2 3 1 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपकी सैटेलाइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट्स की ऑप्शन क्या सही है और क्या गलत है। यहां पे ध्यान से समझना है, ठीक है जी। ऑप्शन बताने हैं कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी आपकी करेक्ट है। ऑप्शन बताने हैं पीएसएलवी के लिए स्टेटमेंट आपकी कौन सी करेक्ट है। यहां पे पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग। बिल्कुल, जो पीएसएलवीज होते हैं वो अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो जीएसएलवीज होते हैं ये पोलर ऑर्बिट है, ये ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट्स हैं, ये आपकी जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। पीएसएलवीज जो होते हैं वो अर्थ को मॉनिटर करने के लिए होते हैं और जो जीएसएलवीज होते हैं वो कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट्स होती हैं। ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, satellite launched by the PSLV appears to remain permanently fixed in same space, same position in the sky। ना, वो सेम पोजीशन के ऊपर नहीं होते, वो 600 to 900 किलोमीटर में कहीं पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीएसएलवीज की, वो फिक्स पोजीशन के ऊपर होते हैं, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर छोड़े जाते हैं। जीएसएलवीज आपकी इस हाइट के ऊपर छोड़े जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पीएसएलवीज गलत हो गया। तीसरा है जीएसएलवी MK3, ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। नहीं, ये आपकी 2 स्टेज है। ये आपका एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड आपका बूस्टर होता है और ऊपर एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है जहां पे फ्यूल को माइनस में आपका यूज किया जाता है। तो यहां पे ये कोई 4 स्टेज वाली चीज नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है। तो केवल 1, एक ऑप्शन ही आपका सही है, अकेला 1। समझ में आया? यहां पे लिखा गया है ये पीएसएलवी इसको फिक्स पोजीशन पे लेके चल रहा है, नहीं, वो फिक्स पोजीशन पे नहीं होते, वो 600 to 900 में कहीं पे भी घूम रहे होते हैं। ये ध्यान रखना है। जिसमें बच्चे 1 और 2 लगा रहे हैं वो गलत है। समझ में आया? आओ जी आगे। ये तो तुम्हें पता ही होगा, इंडस की ट्रिब्यूटरीज आपको याद होगा। इंडस, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इंडस, झेलम और चेनाब वाटर शेयरिंग है पाकिस्तान के पास, रावी, ब्यास, सतलज पानी है इंडिया के पास। और इसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, और जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यहां पे आपको बताना है, नॉर्थ से साउथ लगाना है। इंडस नहीं है, झेलम बनेगा पहले, फिर उसके बाद बनेगा चेनाब, फिर रावी, देन ब्यास एंड सतलज। 2 1 3 4 बनेगा। कहां पे ऑप्शन 2 1 3 4?
ये है जी ऑप्शन डी ऑप्शन। 2 1 3 4 बनेगा करेक्ट आंसर। 2 1 3 4 समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देख लीजिए नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग जो हम यूज करते हैं, 3D प्रिंटिंग ये बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज में यूज करी जाती है, फूड इंडस्ट्री में यूज करी जाती है, बहुत अलग अलग चीजों में यूज करते हैं हम लोग 3D टेक्नोलॉजी। अब ये 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी हम किन किन चीजों में यूज करते हैं? नंबर 1, ये कॉन्फेक्शनरी आइटम्स को प्रिपेयर करने में, यस। बायोनिक ईयर्स बिल्कुल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बिल्कुल, सर्जरीज में बिल्कुल, डेटा प्रोसेसिंग में बिल्कुल, सब में यूज करी जाती है 3D टेक्निक, सब में यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन। यहां पे डी ऑप्शन शायद नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, 1 2 3 4 सारे बनेंगे, 5 तक ऑप्शन बनेंगे, ऑल ऑफ दिस, सब में 3D टेक्नोलॉजी आपकी यूज करी जाती है यहां पे। आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एयर पोल्यूटर्स हैं और उनका इफेक्ट बताना है कि क्या बनेगा। एयर पोल्यूटर, और देखिए जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे वो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, वो एसिड रेन का पार्ट है। एसिड रेन 2 चीजों से बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है 1। लेड की बात करें, वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, वो नर्वस सिस्टम को वो हार्मफुल करता है। नंबर 3, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। 2 1 3 4 बनेगा राइट आंसर। कहां पे ऑप्शन है? सी। 2 1 3 4 बनेगा राइट आंसर। 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 बनेगा राइट आंसर। अब यहां पे जो लेड लिखा हुआ है ना, पीबी, लेड, लेड की और कौन सी होती है? गैलिना। लेड जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। लेड की बात करें, टेट्रा इथाइल लेड जो होता है, ये होता है एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड को हम यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। सो 2 1 3 4 बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ द कोल्ड लैब्राडोर करंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर। देखिए जी, कोल्ड लैब्राडोर करंट नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए कोल्ड लैब्राडोर करंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है आपका, ठीक है, और वहां पे गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलता है और वो बनाता है फॉग। और ये जो मिलता है ये फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड के पास आके मिलता है, जहां पे फिशिंग ग्राउंड्स भी बनते हैं। और एक चीज आपको याद होगी, जो आपका टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई थी, वहां पे मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, तो वो आपने एंड वाला सीन देखा होगा जहां पे वो हाथ ऐसे ठंडे ठंडे से कर रहे होते हैं सारे जितने भी शिप वाले होते हैं। तो वो क्या होता है, वहां पे ठंडा पानी और गर्म पानी मिलते हैं, जिसके कारण वहां पे फॉग क्रिएट हो जाती है, तभी वहां पे उनको आइसबर्ग नहीं दिखता, जिसके कारण वहां पे टकराता है और टाइटैनिक डूब जाता है। समझ में आया? तो अब कंडीशन यहां पे ये है कि इनमें से कौन सी चीज जो है आपकी नहीं हो रही होगी जी। तो यहां पे कौन सी चीज नहीं हो रही होगी दिखाते हैं तुम्हें। ये है जी ग्रीनलैंड करंट, ये है लैब्राडोर करंट, ये है लैब्राडोर करंट, ठीक है, ये और ये है गल्फ स्ट्रीम। यहां पे आके मिलेंगे तो ये न्यू फाउंडलैंड वाला पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंतर्गत, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंतर्गत। तो यहां पे देखिए जी, क्या इनमें से अगर ये एब्सेंस होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर वो एब्सेंस होगा तो फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनेंगे। वो फिशिंग ग्राउंड्स क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ठंडा और गर्म पानी जब तक नहीं मिलता तो फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनेंगे। सो देयर विल बी नो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक फिशिंग एरियाज, कोई भी नॉर्थ वेस्ट में फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनेंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक से तो आ ही रहा है पानी ना, तो नॉर्थ वेस्ट वाले में नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, ये पुराना पेपर में किसी में क्वेश्चन आया हुआ था और वो मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन। ये वानाक्राई, पैटिया और इटर्नल ब्लू ये न्यूज में देखने को आपको मिलते हैं। व्हाट आर दीज? दे आर साइबर अटैक्स, दीज आर साइबर अटैक्स। ऐसे पेपर में, न्यूज पेपर में ऐसे नाम आते रहते हैं, उनको लिखते रहा करो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में डालता है एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहां पे आपको ग्रासलैंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लानोस की बात करें, ये आपका वेनेजुएला में है। पेरेरीज की बात करें, ये अर्जेंटीना में है। पैम्पास की बात करते हैं, यहां पे वो यूएसए में है। और डाउन्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में। 2 4 3 1, तो ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1 बनेगा करेक्ट आंसर। 2 4 3 1 जी।
2 4 3 1, नॉट नो 2 3 4 1 नहीं बनेगा, 2 4 3 1। लानोस वेनेजुएला, प्रेरीज अर्जेंटीना, पैम्पास एंड दीज आर इन द यूएसए एंड डाउन्स इन द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? चलिए जी, जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस चीज में काम आती है? जीपीएस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन ऑपरेशन में बिल्कुल, बैंकिंग ऑपरेशन में बिल्कुल, पावर ग्रिड को कंट्रोल करने में बिल्कुल, सब में काम करते हैं जीपीएस। जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है सब में काम करती है जी। क्या हो गया? मैंने फिर गलत कर दिया कुछ? क्या हो गया? गलत हो गया फिर क्या? पैम्पास अर्जेंटीना में तो बोला था मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ हाँ, गलत कर दिया, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत टिक हो गया। पैम्पास जो होते हैं वो अर्जेंटीना में होते हैं, पेरिस जो होते हैं वो यूएसए में। 2 3 4 1 बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन टिक करो। अरे ठीक है, हो जाती है। देखो, अगर मैं आपको पढ़ाते टाइम पे यहाँ पे गलती ऑप्शन में टिक कर गया तो इसका मतलब ये है पेपर में भाई आपसे भी गलती हो सकती है, ठीक है? तो इसका आंसर 2 3 4 1 बनेगा, करेक्ट आंसर। लानोस इज इन द वेनेजुएला, प्रेरीज इन द यूएसए एंड पैम्पास इज इन द अर्जेंटीना एंड डाउन्स इन द ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जीपीएस टेक्नोलॉजी इन सब में यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हड़प्पन स्क्रिप्ट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है? 400 साइंस मिले हैं हमें, ये सही है। राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये भी सही है। ये बॉन रोड्स और ज्वेलरी के ऊपर लिखी जाती थी, ये भी सही है। इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, नहीं, मेलुहा नहीं, इट रेफर्स टू पीपल ऑफ मेलुहा, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। मेलुहा जो है ये वर्ड हम यूज करते थे किसके लिए? दैट इज द जो आपके मेसोपोटामिया वाले लोग थे, इराक वाले लोग थे, वो हमारे लिए वर्ड यूज करते थे, लेकिन हम उनके लिए वर्ड यूज करते थे सुमेरियन। तो इसका मतलब ये सुमेरियन और मेसोपोटामिया में की स्क्रिप्ट में हो सकता है, बट दिस इज नॉट द स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट है, ये पीपल ऑफ, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? अरे ये साइंस मिले हैं हमें, समझ में आया? ये हमें साइंस मिले हैं। अरे भाई, अरे ठीक है, पहले में मैं गलत ऑप्शन टिक, गलती से गलत कर गया था, टिक नहीं किया था, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, वो एक क्वेश्चन मैं गलती से ऊपर नीचे कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है? चलो, इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। परमहंस मंडली जो है आपकी स्टार्ट करी गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, बंगाल में, गलत हो गया। ये ददोबा पांडुरंग द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ददोबा पांडुरंग जी द्वारा स्टार्ट करी गई थी, और 1849 में स्टार्ट करी गई थी महाराष्ट्र में। 1849 महाराष्ट्र में स्टार्ट करी गई थी, ठीक है? लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था, ये याद रखना, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। नंबर 2 देखते हैं। प्रार्थना समाज जो है आपका स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में, जिसमें वो आपके रिफॉर्म करना चाहते थे हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिसेस, ये बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज जी, प्रार्थना समाज जो है यहां पे विडो रिमैरिज को इंट्रोड्यूस किया गया, फीमेल एजुकेशन को इंकरेज किया गया, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया गया, ठीक है? तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली इज द करेक्ट वन, सेकंड ओनली। नेक्स्ट, सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सा करेक्ट है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में सिलिकॉन वेफर्स को यूज करने वाला फोटोवोल्टिक सेल्स में। नहीं, ये इंडिया 3rd नहीं है, इंडिया तो बहुत पीछे है, चाइना, यूरोप और अदर कंट्रीज बहुत सारी आती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, सोलर पावर टैरिफ जो डिटरमाइन किए जाते हैं वो सोलर कॉर्पोरेशन द्वारा किए जाते हैं। नहीं, ये जो भी आपकी पावर ट्रेडिंग लाइसेंस जिसको मिलता है, पावर ट्रेडिंग लाइसेंस जिस कंपनी को मिलता है वो इस चीज को डिटरमाइन करता है, ना कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पॉइंट समझ में आया? तो वो सोलर एनर्जी इतना बिजली नहीं है कि वो टैरिफ भी सेट करेगी। तो इसमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? गलत है। ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए। इनमें से जो डांडी मार्च हुआ था, सॉल्ट मार्च हुआ था, उसमें स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बतानी है क्या है। आपको इतना तो पता है ना, 12 मार्च से लेके
6 अप्रैल 1930 तक आपका सॉल्ट ये सत्याग्रह हुआ था, 24 दिन में कवर किया था, 240 माइल्स का रास्ता था, 385 किलोमीटर था। गांधी जी के साथ टोटल 78 लोग थे, टोटल बन गए 79। ये आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1, इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी जहां पे विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर्स में। यहां पे विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर में, यस, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। यहां पे गांधी जी ने अलाउ किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के कारण कि विमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये भी सही है। ये मार्च जो है ये बहुत ज्यादा कवर करी गई थी, वेस्टर्न प्रेस यानी कि अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने कवर करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपकी स्टार्ट हुई थी जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर मंथ में हुआ था 1930s में, तो उसके बाद था, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था तो इसका मतलब डी, इसका मतलब डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश कमेटी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका बनाया था। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, यहां पे ध्यान रखिए, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल। अब यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में, लेकिन ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेटअप करी गई थी वो आपकी 1889 में स्टार्ट करी गई थी। ये ध्यान रखना है, ये गड़बड़ मत कर देना। समझ में आया जी? ऑप्शन नंबर 1 जी बिल्कुल यार, एओ ह्यूम ही है, क्योंकि एओ ह्यूम उन्होंने ही किया था। एओ ह्यूम जो है वो 22 सालों तक आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है सेक्रेटरी रहे थे, तो उन्होंने ही ये कमेटी स्टार्ट करी थी 1889 में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कथन पे आपको बताना है कि आंसर आपका कौन सा सही है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर्टिकल 361 में ये हमने पावर दे रखी है, ना तो राष्ट्रपति ना गवर्नर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, इनके ऊपर नहीं लग सकती। The emoluments and allowance of the governor of a state shall not be diminished during his term of office, ये बिल्कुल सही है। जब तक उसका कार्यकाल चलेगा तब तक उसकी सैलरी सेम रहेगी, उसकी सैलरी कम नहीं होगी, आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके क्या बने, सही बने। बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, बोथ 1 and 2। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये तो याद कर लो, दैट इज 11 मई, 11 मई, ठीक है। और 6 अगस्त इज द हिरोशिमा डे, जब बॉम्ब फेंका गया था, और 9 अगस्त इज नागासाकी डे, ठीक है। हिरोशिमा पे लिटिल मैन, लिटिल बॉय, और नागासाकी के ऊपर फैट मैन, ये बॉम्ब फेंके गए थे जो कि नाम थे। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स यहां पे क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पावर। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आपकी लिमिटेशन ऑफ पावर, अभी बात करी थी हमने कि जब तक लॉ नहीं है लिबर्टी नहीं है, वही बात करी थी, तो ये लिमिटेशन ऑफ पावर तो होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, ये बिल्कुल सही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ना द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अस। क्योंकि अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। दैट मीन्स हमारे लिए, पॉइंट समझ में आया, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अस। तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। लिबर्टी एंड, यस, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये बिल्कुल सही है। 1 2 4 बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 4 बनेगा करेक्ट वन, 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट कैन वेकेट हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। देखो, जो प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन किसको देगा? सीधी सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देता है। स्पीकर जो होता है वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। प्राइम मिनिस्टर भी राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस इंडिया भी राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? दे, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश ज्यादा बीमार हो, बाहर गया हो, 5 साल कंप्लीट हो गए हो और उनको हटाने का प्रोसीजर चल रहा हो, तो प्रेसिडेंट की जगह के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। और हमेशा यहां पे तो कनेक्ट रहना आप टेलीग्राम के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माध्यम है आपकी पढ़ाई के लिए। समझ में आया?
चलिए जी, सो टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी, और इसी तरीके से हम आगे लेके जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।